आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से आप लोग लगे हुए हो। पेन पेपर लेके बैठना है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, एनी एग्जाम जहां साइंस आता है, ये जितनी भी क्लासेस आपको करवाए जा रहे हैं ये आपको इंपावर्ड करेंगे। हम हमेशा कहते हैं साइंस के सेक्शन में हम यहाँ चीजों को आपको समझाते हैं, प्लस आपके जितने क्वेश्चंस किसी एक क्वेश्चन से बन सकते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी हम डील करते हैं। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे आपका टेलीग्राम लिंक होगा, एज वेल एज व्हाट्सएप से आप जरूर जुड़ जाएगा स्टेटस फॉलो करने के लिए। वन मोर थिंग, जैसा कि हम हमेशा एंड फिर से हम ये चीज रिपीट करेंगे, पेन पेपर आप लेके बैठिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बिहार ऐसा बीएसएससी, बीपीएससी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ये हर एक एग्जाम जिसमें साइंस इंपॉर्टेंट है आपका काम आने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और जितने क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, नेल जो पॉलिश रिमूवर होता है, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो इसका समझ हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, सो देयर विल बी नो इशू विद द इंग्लिश पर्संस जिनको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम दोनों जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों जो लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज को लेके चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका एसीटोन। क्या हो जाएगा आपका एसीटोन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिखा गया है नेल पॉलिश। तो नेल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो हम बोलेंगे, जो मेरे वाणी निकल रहा है मुखों से, ठीक है, समझ लेना वो क्वेश्चन सब किसी न किसी एग्जाम में छपे हुए, ठीक है। तो आप वो समझ लेना, नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा। जितनी बार लिखोगे उतना वो चीजें ड्रिल्ड होते जाएगी आपके दिमाग में। तो एसीटोन जो नेल पॉलिश जो हम लोग लगाते हैं उसको साफ करने में आप लोग देखते हैं वो गर्ल्स लोग क्या करती है, यस, ठीक है। तो एसीटोन जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। अब नेल में पूछा जाता है कि कौन सा आपका प्रोटीन होता है, तो आपको याद रखिएगा, नेल हो, आपका हेयर हो, ये सब में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको याद रखना है केराटिन। क्या नाम याद रखोगे, केराटिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग आते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो जैसे ही मैं सिल्वर बोलूं, सबसे पहले सिल्वर का आपको क्या पता होना चाहिए, सिल्वर का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर जो कि है आपका 47। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिल्वर से ही, याद रखिएगा स्टेफिनाइट वर्ड याद रखिएगा। क्या बोला जाता है उसको, स्टेफिनाइट, ठीक है, स्टेफिनाइट। मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप वर्ड को लिखते हुए चलिएगा, स्टेफिनाइट, ठीक है। तो स्टेफिनाइट, ठीक है, किसका और है, तो आपको याद रखना है स्टेफिनाइट किसका और है, तो आपका सिल्वर का। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका और से कि जो स्टेफिनाइट तो आपका पूछा ही गया था, उसके साथ अर्जेंटाइट, ठीक है, क्या पूछा गया था, अर्जेंटाइट। तो ये दो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटाइट और आपका स्टेफिनाइट। तो अर्जेंटाइट और स्टेफिनाइट जो और है ये आपका सिल्वर है। बस आप इतना सिल्वर से इनके और ऐसा याद रखना। एक हमेशा जो कंफ्यूज करता है, ये आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ है, आपका है एक सिल्वरनाइट। क्या है आपका, सिल्वरनाइट। तो ये जो सिल्वरनाइट है, ठीक है, ये किसका आयसक है, तो याद रखिएगा ये गोल्ड का आयसक है। किसका, ये क्वेश्चन पूछा गया ये भी, तो ये गोल्ड का आयसक है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। और गोल्ड याद रखिएगा सबसे मेलिएबल और डक्टाइल पूछा जाएगा, सबसे मेलिएबल और डक्टाइल कोई धातु है तो वो कौन सा है, आपका गोल्ड। मेलिएबल डक्टाइल मतलब समझ सकते हो ना, जिसको एकदम सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको लंबा वायर में भी किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है गोल्ड, और जो मेलिएबल है वो आपका गोल्ड ही होता है। इसका एक याद रखिएगा सिल्वर नाइट, आप याद रखिएगा, ठीक है। 79 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर सिल्वर का हम लोग बात करें तो सिल्वर का हमने बात की स्टेफिनाइट और अर्जेंटाइट, इतना आप याद रखोगे। सिल्वर अगर नाइट्रेट का बात करें, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ये कि सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, आपका फॉर्मूला लिखने आया था, तो याद रखा क्यों ये इसका फॉर्मूला आ गया, मैं उसको भी बताता हूं। AgNO3, AgNO3 क्यों, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा पूछा जाएगा, जो आप वोट देने जाते हो तो आपके हाथों में जो इंक लगाया जाता है बेसिकली वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है वो आपका सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। जो वोट इंक जो होता है वो क्या से बना होता है, तो आपका सिल्वर नाइट्रेट से ही बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं यहां बोला हूं सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर से दिमाग में आएगा एक चीज आता है आपका क्विक सिल्वर, ठीक है, क्या क्विक सिल्वर। तो किसको हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं, तो याद रखिएगा पारा को। पारा मतलब Hg, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 80। और पारा से याद रखिएगा ये एमलगम बनाता है,
ठीक है, क्या बनाता है, एमलगम, याद रखना ये सब वर्ड। बट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कौन सा जो आपका जो एलिमेंट है वो एमलगम बनाता है, तो याद रखोगे पारा, जिसको हम लोग को एक सिल्वर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 80 है। बट ये भी पूछा गया कि किसके साथ नहीं बनाता है, ऑप्शन में आपका होगा आयरन। क्या होगा, आयरन, नहीं तो आपका प्लेटिनियम। याद रखना, याद रखना, याद रखना, प्लेटिनियम। ठीक है, इतना चीज आपने यहां से समझा। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। तो अब जो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसके 3 फॉर्म में आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते। एक तो है आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सिल्वर ब्रोमाइड पे। और वन मोर थिंग, जो भी ये करा रहा हूं, ठीक है, ये बेस्ट नहीं है, ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, आप ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहां मैं बता रहा हूं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहां हम बता रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी छपे हुए हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट का होता है, अब पता है, कॉपी, इसके क्वेश्चंस वहां डाल दिए जाते हैं। अब ये सिल्वर नाइट्रेट के बाद आता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या मैंने बोला, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड से पहला क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटोग्राफी में यूज होता है। आपको दिया होगा, 2 याद रखना हमेशा। एक आपको याद रखना है सोडियम थियोसल्फेट। मैंने क्या बोला, सोडियम थियोसल्फेट, ठीक है। ये जो है आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, और प्लस आपका सिल्वर ब्रोमाइड भी है जो आपका फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी, ठीक है। दूसरा मैं यहां पकड़ा हूं ब्रोमाइड, ठीक है। तो ब्रोमाइड्स तो आपको उतना कुछ ही नहीं है, बट ब्रोमीन याद जरूर रखिएगा। ब्रोमीन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो चीज सबको पता होगा ब्रोमीन से, क्या ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका ही जस्ट ऑपोजिट पूछ दे कि कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसमें आप क्या मारोगे, मरकरी मारोगे, ये नॉन मेटल है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, ठीक है। आप हेलोजन मतलब समझ रहे हो, ठीक है। मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देता हूं। हाँ, ये देखिए, तो ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला आपका 17th ग्रुप जो है, याद रखना, ये सब हम आपको याद करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये 17th ग्रुप है, जिसको हम लोग हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा हेलोजन है, ठीक है, जो एनाल्जेसिक का काम करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखोगे, ये है आपका कौन सा, आपका हेलोजन ग्रुप, इसमें कौन सा आपका एनाल्जेसिक का काम करता है, तो आपको याद रखना है, ये है आपका ब्रोमीन। क्या है आपका, ब्रोमीन। इसके बहुत फंक्शन तो मुझे पता ही है, अभी ये पता चला, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्टली आते हैं 1 पे। चलिए 1 पे आ गए, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से यूज किया जाता है, धीरे धीरे हम भी हैबिचुअल हो जाएंगे चीजों को लेके, ठीक है। तो ये है आपका सिल्वर ब्रोमाइड में आपको याद रखना है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका फोटोग्राफी में यूज होता है। ब्रोमाइड से याद रखना, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा हेलोजन है जिसको हम लोग एनाल्जेसिक मतलब समझ रहे हो ना, एनाल्जेसिक मतलब होता है तो दर्द में यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो और ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। इतना आपको समझ में आया, तो इतना तो आप यहां से याद रखो। एक और आपको याद रखना है, एक होता है आपका सिल्वर आयोडाइड। क्या याद रखोगे, सिल्वर आयोडाइड। अब ये सिल्वर आयोडाइड क्या है, तो सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा कृत्रिम रूप से, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आर्टिफिशियल रेन कराना है, मतलब कृत्रिम रूप से आपको रेन करवाना है, ठीक है। कृत्रिम, थोड़ा वर्ड हिंदी समझ जाइएगा, ठीक है। दैट मींस आर्टिफिशियल वे से अगर आपको रेन करवाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, तो आपको सिल्वर आयोडाइड यूज करना होगा, या क्या यूज करना होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस जो है किसको बोला जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। तो ड्राई आइस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या सिल्वर आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। तो आपने समझा सिल्वर नाइट्रेट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब हम आते हैं, ये है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आप सबको पता होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका यूज जो होता है, यूज तो खास नहीं, बट जो क्वेश्चन जो बनता है इस पे ये बनता है कि जो चींटी जो होता है उसमें डंक जो मारता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है जो हम लोग के अंदर वो छोड़ता है, जिससे हमें हल्का दर्द महसूस होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है, याद रखोगे। एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड का बात यहां चला है, ठीक है। 2-3 चीज याद रखिए, जैसे पूछ लिया जाता है कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है, ठीक है, तो एप्पल में जो होता है ये हमेशा याद रखिए मैलिक एसिड होता है,
कौन सा, मैलिक एसिड होता है। और वही टमाटर में पूछा गया, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, जो थोड़ा यूनिक है मैं बस बता दे रहा हूं, बाकी बेसिक वाला तो सबको पता होता है। ठीक है, तो एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। अब हम आते हैं बेंजीन पे। बेंजीन का रिंग का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेंजीन का दिखता कैसा है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना, C6H6 क्या होता है, C6H6। अब बीपीएससी 66 जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बेंजीन जो है, ठीक है, उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो आपको याद रखना है इसमें कितना आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 12 इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 इसमें पाई बॉन्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 66 बीपीएससी में आया था, इन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया। एक्चुअली एएलपी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं, बस इस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन तो आप फाड़ के रख दोगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन सब। ठीक है, तो आपको याद रखना जो बेंजीन को लिखते हैं C6H6, और अगर इसको आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। अल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है और इस तरीके से। तो ये जो है आपका बेंजीन का रिंग है, फॉर्मूला होता है C6H6। क्वेश्चन पूछा गया था इसका फॉर्मूला क्या है, तो C6H6 है। दिखता कैसा है, तो वैसा दिखता है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा दोगे और उसमें 12 जो होता है आपका क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और 3 जो होता है आपका पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। होपफुली आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसमें सब चीज मैंने आपको समझा दिया और कुछ अगर छूट भी गया होगा तो आगे हम लोग देख लेंगे। तो इतना आपको इसमें आपको याद रखना था। आगे चलते हैं हम लोग, आप खुद देख लेना कि कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल हार्मोन। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है मेल हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जाने से पहले याद रखना है, ये बार बार पूछते हैं और आप लोग गलत करके आ जाते हो। ठीक है, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको एज ए हार्मोन भी देखा जाता है। याद रखिएगा विटामिन डी जो है, ठीक है, उसको हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये दो विटामिन, विटामिन डी और विटामिन के ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं। बाकी जितने भी विटामिन होते हैं हमें बेसिकली बाहर से लेना पड़ता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको तो आप समझ गए होंगे, ये दो क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा जो है आपका नर, ठीक है, हार्मोन है। ठीक है, नर हार्मोन है यहां पूछा गया। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये है आपका लैक्टोजेन और ये है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो यहां जो मेल हार्मोन है ये है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना जो भी चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस तरीके से पूछा गया था, ऑप्शन 4 दिया हुआ था कि कौन सा ऐसा इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, सेक्स हार्मोन का यहां बात किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखना अगर फीमेल सेक्स हार्मोन अगर आपको बोले तो वो होता है आपका एस्ट्रोजन एंड आपका प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर आपको मैं बोलूं कि मेल सेक्स हार्मोन तो क्या बोलूंगा, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है आपका, ये है आपका मेल सेक्स हार्मोन। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर फीमेल सेक्स हार्मोन बोले तो आपको याद रखना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और आपका मेल सेक्स हार्मोन बोले तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आप ध्यान से समझना। अगर आपको पूछे कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसको बनाता कौन है, तो अंडा से, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका ओवरी। क्या बोला जाता है, ओवरी। ठीक है, और ओवरी आपको ये पता रहना है, और ओवरी जो बनाती है वो बनाती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और याद रखिएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो प्राइमरी प्राथमिक सेक्स ऑर्गन जो है आपका फीमेल में वो होता है आपका ओवरी। ठीक है, याद रखिएगा, और यही बनाता है आपका अंडाणु, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, ओवम। याद रखना, ठीक है, सब आपके एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है। वही अगर हम लोग बात करें मेल में, तो मेल में जो आपका टेस्टोस्टेरोन बनाता है ये आपका बनाता है कौन, टेस्टिस बनाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में वृषण बोलते हो। ठीक है, तो जो आपका वृषण है, जो टेस्टिस है, इसका दो काम होता है। पहला तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, और दूसरा क्योंकि मेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो आपका ऑर्गन होता है वो होता है आपका टेस्टिस। तो ये दो चीज बनाता है, एक तो आपका हार्मोन बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा जो बनाएगा आपका ये बनाएगा स्पर्म। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, स्पर्म। तो ये स्पर्म बनाता है, ओवरी आपका ओवम बनाता है, और इन दोनों का निषेचन हो जाता है कहां कहां, क्वेश्चन पूछा गया कहां होता है, तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन साथ में यहां याद रखोगे। जो मेल में नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्केटोमी। ठीक है, और फीमेल में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहां होता है, परिक ये में, ये आपका फैलोपियन ट्यूब में।
ठीक है, इतना याद रखोगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप ध्यान से समझना, ठीक है। आपने टेस्टोस्टेरोन पढ़ लिया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन पढ़ लिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको समझ में याद रखना, कौन सा ऐसा हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल दोनों में निकलता है, तब आप क्या बोलोगे, एंड्रोजन बोलोगे। अब नाम सुन के लग रहा होगा कि ये बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन है, बट ये मेल एंड फीमेल दोनों में निकलता है। अगर मेल का बात करूं तो ये टेस्टिस बनाएगा, और अगर फीमेल का बात करूं तो ये आपका कौन बनाएगा, सिंपल सी बात है, ओवरी बनाएगा। अब याद रखना जो ये एंड्रोजन है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में निकलता है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में निकलता है। पर जो मेल में है ये आपका क्या है, मेल और फीमेल दोनों में तो निकलता ही है, बट आप एक चीज और याद रखना, ये जो आपका प्राइमरी सेक्स ग्लैंड है, ठीक है, जो आपका मतलब ऑर्गन है टेस्टिस और ओवरी, इसको छोड़ के ये एक जगह और बनता है जो पूछा गया है, बताओगे कोई? ए से याद रखना, एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड पे भी ये एड्रेनल ग्लैंड जो है आपका, ठीक है, वो भी जो है आपका एंड्रोजन बनाता है। ये वही एड्रेनल ग्लैंड है जो एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है, जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, मारो और भागो हार्मोन, ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स में जो आपको मुझे बताना है वो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। अगर आपको पूछे, क्योंकि फीमेल का बात यहां चला है कि लव हार्मोन, ठीक है, लव हार्मोन किसको बोला जाता है, लव हार्मोन, ठीक है, तो ये बोला जाता है आपका ऑक्सीटोसिन। अब ये मत समझना कि नारी और नर का ये दोनों के बीच का लव का बात बताया जा रहा है। बेसिकली जो लव हार्मोन है ये बेसिकली जो बोला जाता है, ये बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को, और ये जो फीमेल होती है उसके बच्चे के लिए बेसिकली जो दूध सेक्रेट कर होता है, उसमें जो ये हार्मोन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट टू सीक्रेट मिल्क, ठीक है, सेक्रेट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन, इसको क्या बोला जाता है, मेल ये लव हार्मोन, और ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आपका मास्टर ग्लैंड, ठीक है, बट इसका भी कोई मास्टर है, कौन, आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी आप याद रखिएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो पूछा गया है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी को बोलते हैं, जो कि आपका ब्रेन में होता है, और हाइपोथैलेमस भी आपका सर में ही होता है। तो याद रखिएगा, अगर मास्टर ग्लैंड बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोले तो आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अगर आपको पता हो कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो रेगुलेट कौन करता है। मतलब एक वर्ड यूज किया गया था एग्जाम में, थर्मोस्टेट, जैसे कि आपका फ्रिज होता है ना, उसमें भी थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो हमारा बॉडी का थर्मोस्टेट कौन है, तो आपको याद रखना हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है। अंडरस्टूड? सो ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना, लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, याद रखना जो स्मॉलेस्ट, अगर आपको बोले कि ग्लैंड, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड या ग्रंथि कौन सा है, तो आपको याद रखना है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया हुआ है तब आपको लिखना है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर बोले कि सबसे बड़ा ग्लैंड, क्योंकि ये पूछा गया है, आपको याद रखना है लीवर है। और सेकेंड सबसे बड़ा ग्लैंड या ग्रंथि जिसको बोलते हैं वो कौन सा है, तो आपका पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है, मिक्स्ड ग्रंथि कौन है, तो ये है आपका पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज आपका हार्मोन भी बनाती है और पाचन रस मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाती है, ठीक है। होपफुली इतना काफी है इसमें। अब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए स्ट्रेंजर गैस, ठीक है, इस चीज मैंने आपको पहले भी करवाया, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, तो ये सबको पता है। देखो इसमें जितना भी है ना, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आपको पता होना चाहिए थोड़ा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। हमने आपको हमेशा बताया केमिस्ट्री मतलब क्या, केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल नहीं है तो केमिस्ट्री नहीं है। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो आपको पीरियोडिक टेबल लेके ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के साथ ही आपको पढ़ना है केमिस्ट्री। अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये क्या आपका अक्रिय गैस। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा, यहां देखो तो वहां दिया हुआ है जेनॉन, ठीक है, जेनॉन जो होता है आपको, इसको ये क्या बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस। ये जो आपके ग्रुप के हैं, ठीक है, ये जो 18वां ग्रुप है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। पर जेनॉन जो है कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा अलग बिहेवियर दिखाता है और रिएक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, ठीक है। गैस गैस में बार बार बोल रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में क्या मेंशन नहीं है, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलॉइड और गैस। याद रखिएगा जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि ये वाला गैस है। पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले जी के द्वारा, उसमें बांटा गया है ये एस, ये है पी, ये है एस, पी, डी, एफ। इसमें बताया गया है मेटल,
ठीक है, यहाँ मेटल देख रहे हो, ठीक है। और ये जो जिगजैग लाइन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो जिगजैग लाइन देख रहे हो ग्रीन वाला, ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है इधर हो गया मेटल, ये हो गया आपका मेटल, और ये जो जिगजैग लाइन के उधर जो है ये है नॉन मेटल। और ये जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड, जिसको आप सेमीकंडक्टर्स बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि गैस का कहीं मायने दिया नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो ये जिगजैग लाइन है, ग्रीन वाला जिगजैग लाइन, ये किसको किसको अलग करता है, तो मेटल एंड नॉन मेटल को अलग करता है, ठीक है। प्लीज ये याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे बार बार अगर मैं इसको दिखाते रहूंगा तो आपको क्या होगा, कुछ चीजें दिखेगी, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे हम लोग आते हैं, यहां है आपका कि कौन सा जो है आपका स्ट्रेंजर गैस है, तो आपको याद रखना है जो कौन सा आपका स्ट्रेंजर गैस है, तो जेनॉन XE से लिखते हैं हम लोग। तो जेनॉन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस है, और ये कौन से ग्रुप में आता है, 18वां ग्रुप में आता है। ये क्या है, ये एक अक्रिय गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। 18वां ग्रुप में जितना भी है सब अक्रिय गैस है। हीलियम को छोड़ के जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उसके आउटर सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़ के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेडॉन में, ठीक है। रेडॉन हमने बहुत बार करा है। पहला क्वेश्चन जल्दी से रिपीट करता हूं। पहला क्वेश्चन रेडॉन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, आप क्या बोलोगे, रेडॉन। कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो एटमॉस्फेयर में उसका मात्रा बढ़ जाता है, आप क्या बोलोगे, रेडॉन। कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, ठीक है, जिसका अच्छा मात्रा है, ठीक है, एक अच्छे मात्रा में पाया जाता है आपका एटमॉस्फेयर में, तब आप क्या बोलोगे, आर्गन। और ये पूछा गया कितना परसेंट होता है, तो 0.93, याद रखिएगा, ठीक है, 0.93। और यही आर्गन है, ठीक है, जो आपके ट्यूबलाइट के अंदर होता है। पूछा जाएगा कि कौन सा गैस होता है जो आपको ट्यूबलाइट और जो बल्ब होता है उसके अंदर होता है, तो आपको याद रखना आर्गन ही होता है। क्यों, क्योंकि ये जो फिलामेंट का जो लाइफ है, ठीक है, वो बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही याद नहीं है मुझे, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे तो आर्गन के बारे में आप याद रखो। अब हम लोग आते हैं हीलियम का। अगर हम लोग हीलियम का बात करें, इससे एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सी डाइवर होते हैं, सी डाइवर जो गोताखोर होते हैं, वो ऑक्सीजन के जो पीछे अपना उसमें कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा वो हमेशा जो यूज करते हैं हीलियम के साथ ऑक्सीजन। ये याद रखना, गांठ बांध लेना, ठीक है, कि सी डाइवर गोताखोर के जो गैस होता है कौन सा होता है, तो हीलियम एंड ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं। नियोन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखना नियोन। जो आपके जितने भी बिलबोर्ड्स होते हैं, बिलबोर्ड्स मतलब जो चमकीला चमकीला, न्यूयॉर्क का कभी आप न्यूयॉर्क पता है अमेरिका का जो सिटी है, उसको देखते हो कि बड़े बड़े चमकीले चमकीले एकदम एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं, तो उसमें जो लाइट जो होता है वो किसके कारण होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नियोन, जब जो नियोन गैस उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो बहुत सारे कलर दिखाता है, वही उसके कारण ही होता है ये चीज, ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत सारी चीजें इसमें करने के लिए, बट इसमें हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें हमने पहले भी आपको समझा रखा है। ये क्वेश्चन अगेन 60 आपका जो 67 बीपीएससी में आया था, ठीक है। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे, ध्यान से देखिएगा। पूरा जो गैस लो है उसमें आज एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा। देखिए, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर, प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कौन सा गैस के मतलब लो के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए, जब भी आपको गैस लो पूछे ना, बस मैं जो आपको ट्रिक यहां बता रहा हूं उस पर आप ध्यान देना। गैस लो जो है आपका, ठीक है, बहुत रेड हो गया, ठीक है, जो आपका गैस लो जो होता है, ठीक है, गैस लो PVT, इतना याद रखना। P जो है आपका प्रेशर, V जो है आपका क्या, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, और T जो है आपका टेम्परेचर, और N याद रखना अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको आप अणु बोलते हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये याद रखोगे। अब यहां ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब आपको बॉयल्स लो बोले तो बॉयल्स लो में याद रखना P और V। यहां जो वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P का, मतलब आयतन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P का, ठीक है। और यहां क्या कांस्टेंट होगा, लास्ट वाला, तो T जो होता है मतलब टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। यही है आपका क्या, बॉयल्स लो। और याद रखिएगा ये किस चीज के लिए है, गैस के लिए। एक डेफिनिट अमाउंट, ठीक है, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस आपको दे दिया गया है, जिसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ मास है, उसके लिए चीज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, बॉयल्स लो। उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ल्स लो पे, ठीक है, चार्ल्स लो पे। चार्ल्स लो क्या बोलता है, चार्ल्स लो ये बोलता है, ठीक है, कि जो आयतन होता है, ठीक है, कुछ आयतन जो है आपका जिसमें आपका गैस है, दैट मींस V जो होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका टेम्परेचर में। मैं स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूं अभी, आप स्टेटमेंट
इसको देख के आप निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा फिर। V इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, मतलब आयतन जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका टेम्परेचर का। और यहाँ कांस्टेंट कौन होगा, तो सिंपल है VT हमने लिख दिया, तो P क्या हो जाएगा, यहाँ आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये है आपका एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो आपका आयतन है, ठीक है, जो आपका आयतन है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। कब कब, जब हमने ये दो लिख दिया, V और N लिख दिया, तो बचा कौन आपका P और T, P एंड T जो होगा यहाँ आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, और ये हो गया आपका एवोगाड्रो। ये है आपका बॉयल्स लॉ। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब V जो है उल्टा होता है प्रेशर का, वॉल्यूम और प्रेशर में उल्टा रिलेशन है, किसके द्वारा, बॉयल्स लॉ के द्वारा। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, आपका आयतन और जो टेम्परेचर में है आपका डायरेक्टली रिलेशन है, जिसमें कि P आपका कांस्टेंट होगा। और आपका बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जो आपका वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आयतन के, ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट जो याद रखना, ये गे-लुसेक लॉ, इसको क्या होता है, P is directly proportional to T, pressure is directly proportional to T, मतलब V जो होगा यहाँ आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको याद रखना है आइडल, ठीक है, आइडल गैस लॉ जो का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, PV इक्वल टू nRT, ये क्या है आपका आइडल गैस लॉ का इक्वेशन है। अब यहाँ याद रखना है, जो R जो है आपका ये गैस कांस्टेंट है। एक क्वेश्चंस में आपको यहाँ बताता हूं, अगर आपको पूछे, ठीक है, यहां तो हम लोग गैस का बात किया, जो आइडियल लिक्विड होता है, ठीक है, उसका विस्कोसिटी, उसका सयांता पूछा गया था कि जो आइडियल, ठीक है, जो आइडियल लिक्विड होता है, ठीक है, जो तरल पदार्थ होते हैं, उसका जो आइडियल अगर वो है तो उसका विस्कोसिटी कितना होगा। तो याद रखना आइडियल लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है वो होता है 0, याद रखना, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, अब कभी गलती नहीं होगा, ठीक है, जब भी गैस लॉ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, ठीक है, इसमें कौन सा मैच नहीं है। आपका पहला दिया है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, और कपड़ा धोने का सोडा, पोटासियम। आप सबको पता है जो आपका जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, आप सबको पता है क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन मतलब इसको दो भागों में हम लोग हमेशा तोड़ते हैं, हेमा, ठीक है, और ग्लोबिन। तो हेमा मतलब क्या, हेम मतलब क्या होता है, HEM मतलब आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है आपका प्रोटीन। तो जो हेमोग्लोबिन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड आयरन होता है, तो इसमें आयरन होता है, तो ये भी सही है। खाने का नमक में आपका सबको पता है खाने का नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो सिंपल इसमें सोडियम आता है, मतलब ये भी सही है। और कपड़े धोने का जो सोडा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, ये होता है, तो ये पोटासियम नहीं होता, मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछा गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल का, ठीक है, क्लोरोफिल का। तो याद रखना है क्लोरोफिल से पढ़ने से पहले आपको अगर अच्छे से आपने पढ़ा है, हमने एक एक चीज पढ़ा है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने नहीं पढ़ा है, हर एक चीज आप अगर आप हमसे जुड़े हुए। क्लोरोफिल के बारे में हमने बताया था कि जो आपका जो कोशिकांग है, ठीक है, एक कोशिकांग जो एक आपका सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसको बोला जाता है प्लास्टिड, क्या बोला जाता है आपका प्लास्टिड। और ये जो प्लास्टिड होता है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट में मिलता है, पहला क्वेश्चन तो यही आया हुआ है, ठीक है, कि प्लास्टिड किसमें मिलता है, तो ओनली इन प्लांट। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाएगा दरोगा वाले, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन घुमाते हैं आपका भी एग्जाम में बताऊंगा कैसे घुमाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड है। अब प्लास्टिड के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले होते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन, किसको आपको किचन ऑफ द सेल मतलब होता है आपका कोशिका, ठीक है, और टिश्यू मतलब होता है उत्तक। थोड़ा समझ के रखो, बाकी आप इंग्लिश में याद रखना, ठीक है, क्योंकि आजकल इंग्लिश में वर्ड देते हैं एग्जाम में भी। तो क्लोरोप्लास्ट याद रखना, इसको बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। किसको, क्लोरोप्लास्ट को। किसको बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, किसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 2 कार्य होते हैं। एक जो हरा कलर होता है, ठीक है, आप प्लांट में देखते हो वो किसका कारण, किस लिए, तो क्लोरोफिल के कारण। और जो सन का अवशोषण करता है, सन का रेस का अवशोषण करता है, वो भी क्लोरोफिल करता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आपका हरा रंग छोड़ के वो जितने भी कलर देखते हो प्लांट में, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। लास्ट में आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट
वो वाला पार्ट होता है आपका प्लांट का जिसमें सन नहीं पहुंचता है, मतलब जहां सन नहीं पड़ता, और व्हाइट कलर वाला जैसे कि रूट्स हो गया आपका, तो वो आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। याद रखना ये ल्यूकोप्लास्ट आपका फूड भी स्टोर करता है, ठीक है, किसके लिए? प्लांट के लिए। अगर एक क्वेश्चन से पूछा गया था कि जो ह्यूमन होता है उसमें जो आपका फूड स्टोर होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है? ठीक है, फूड जो स्टोर होता है वो फूड के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, वो होता है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो कहां होता है? तो हमारे लीवर में होता है, हमारे मसल में होता है, ठीक है। बट अगर हम लोग प्लांट का बात करें, प्लांट में फूड कैसे स्टोर होता है? तो वो होता है आपका स्टार्च का फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है आपका? स्टार्च का फॉर्म में, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ गया ये चीज। अब यहां बात किया मैग्नीशियम, आयरन, एक चीज याद रखोगे कि इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन में क्या मिलता है? इंसुलिन के अंदर क्या होता है? तो याद रखना इंसुलिन के अंदर जो होता है आपका जिंक होता है, ठीक है। इंसुलिन के अंदर क्या होता है? आपका जिंक होता है। ये चीज भी याद रखिए, ये पूछा गया। अब हीमोग्लोबिन का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली ब्लड से, तो इस पर अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन का बात करें, ठीक है, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन का यहां बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना हीमोग्लोबिन जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में मतलब सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन याद रखना, जो आपका रेड कलर होता है ब्लड का, वो क्यों होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या हो गया है, आपका रक्त का कमी हो गया, ब्लड का कमी हो गया, तो आपका किस चीज का कमी हो गया? आरबीसी का कमी हो गया, मतलब क्या? आपके अंदर हीमोग्लोबिन का कमी हो गया। तो आपको याद रखना जो हीमोग्लोबिन को जो आपको, ठीक है, कैरी करता है, वो कौन करता है? वो आरबीसी ही करता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि लाल कलर क्यों होता है हमारे ब्लड का, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर मिलता है? तो आरबीसी के अंदर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन का कमी हो गया तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, मतलब आरबीसी का कमी हो गया, तो ये है आपका एनीमिया, ठीक है। और एनीमिया को अगर आपको ठीक करना है तो कौन सा विटामिन लेना पड़ेगा? विटामिन B12 बहुत ही कारगर होता है, ठीक है, इतना याद रखोगे। अब आरबीसी का बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, पूछा गया कितने दिन का लाइफ स्पेन होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, जो आरबीसी है, ठीक है, याद रखिएगा आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरबीसी का कितना दिन का? 120 दिन का। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये कहां बनता है? तो आपको याद रखना है ये बनता है आपका अस्थि मज्जा, आपका बोन मैरो में। कहां बनता है? आपका बोन मैरो में। और ये मरता कहां है जाके? या इसको बोला जाता है ग्रेव यार्ड, मतलब कब्र कहां? इसका कब्रगाह ऑफ आरबीसी हिंदी में अगर बोला जाए तो, मतलब इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसका मरण कहां होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है आपका स्प्लीहा, जिसको आप बोले जाते हो स्प्लीन। और स्प्लीन से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि ब्लड बैंक, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो वो भी हमारा बोला जाता है किसको? हमारा स्प्लीन को, स्प्लीहा, ठीक है। इतना से समझ में। एक बार इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कि आपका आरबीसी नहीं पाया जाता है, तो ये है आपका अर्थवर्म। क्या है आपका? अर्थवर्म। अर्थवर्म मतलब केचुआ। केचुआ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा। जो केचुआ जो होता है, ठीक है, इसमें तो क्या होता है? आरबीसी नहीं होता है, प्लस ये अपना सेक्स चेंज कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? सेक्स चेंज कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन और याद रखिएगा, ठीक है, सेक्स तो चेंज कर ही सकता है, प्लस इसको फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो एनेलिडा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आपको फाइलम भी याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आरबीसी का दो तीन क्वेश्चन और याद रखिएगा जो पूछा गया, ठीक है। स्पीडी में ये आपको मिल जाएगा, ये कि जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन करता है वो कौन करता है? ऑक्सीजन का, O2 का, तो आरबीसी करता है। हार्मोन का सर्कुलेशन कौन करता है? तो वो आपका आरबीसी करता है। सब के सब हमने यहाँ आपको पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आया। खाने के नमक में सोडियम होता है, आपको पता है, ठीक है। और ये तो आप इसमें कुछ है नहीं, याद रखिएगा ये सोडियम जो है, ठीक है, ये पहला ग्रुप अगर आपने देखा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मुझे वही याद है जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मुझे बुक पढ़ने का भी ये नहीं है कि मैं बुक आपको पढ़ाऊं, बट जो बोल रहा हूं क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि सब छपे हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो जितना ग्रुप है, पहला ग्रुप में कौन है? किसी को याद है? जल्दी से बोलो, ठीक है। तो पहला ग्रुप है जो है आपका हेलिना का रिबन किसमें फाड़ा, आपको पता होगा। तो जो पहला ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है एल्केली मेटल, उस ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो?
नाइफ से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा गया। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिसमें कि दो ऐसे धातु हैं जिसको आपको याद रखना है, सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम ऐसे हैं जिसको आपको किरासन तेल के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्या होते, रिएक्टिव होते, एयर से रिएक्ट होके फायर बना देंगे। ठीक है, समझ में आया? इतना याद रखना जो बोला हूं। और यहां तक कपड़ा धोने वाला सालों, इसको जल्दी से करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है, ठीक है, इसमें पोटासियम नहीं होता, ये क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, तो ये होता है आपका कपड़ा धोने वाला। अब याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था इस बार ग्रुप डी में, ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट 10H2O ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था ये जो आपका अस्थायी कठोरता होता है पानी में, उसको आप कैसे हटा सकते हो, तो वो आप हटा सकते हो वॉशिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा, ठीक है, अस्थायी कठोरता। और अगर टेम्पोररी वाला कठोरता हो गया, मतलब अस्थायी वाला, तो उसको कैसे, बस पानी में अगर पानी को बॉईल कर दोगे तो आपका वो वाला कठोरता, मतलब टेम्पोररी कठोरता खत्म हो जाएगा। और अगर परमानेंट कठोरता अगर आपको हटाना है तो आपको सोडियम कार्बोनेट 10H2O यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट यहां याद ही कर लो। जो जो आपका परमानेंट हार्डनेस होता है, क्यों होता है, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का जो मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का अगर आपका किस फॉर्म में आपका पानी में उपलब्ध हो जाए, तो सल्फेट के फॉर्म में या आपका, ठीक है, क्लोराइड के फॉर्म में। तो अगर आपको मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, या आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, या कैल्शियम क्लोराइड अगर आपको पानी में मिल गया, ठीक है, तो आपका पानी क्या हो जाएगा, आपका उसमें परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा, और उसको आपको सोडियम कार्बोनेट 10H2O उसमें डालोगे तो फिर झाग बनेगा, उसके बाद आप निकाल दोगे। ठीक है, समझ में आया? और अगर आपका ये परमानेंट हार्डनेस में ये होगा, ठीक है। और अगर टेम्पोररी हार्डनेस में क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही आपका बाइकार्बोनेट आ जाता है। याद रखना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका टेम्पोररी हार्डनेस आएगा, जिसको आप बॉइल करके हटा सकते हो। ठीक है, इतना याद रहेगा। और एक चीज, जब ये बात चले तो याद रखिएगा, जो ये तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया Na2CO3.H2O, और अगर खाने वाला सोडा का क्या होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटासियम क्यों इंपॉर्टेंट है, पोटासियम मैंने तो पहले तो ये बोला, पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम किरासन तेल में रखा जाता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है। दूसरा याद रखिएगा, ये कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब पता है ना, कार्डियो का वर्ड यूज किया जाता है, CARDIO, कार्डियो वर्ड जो यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, हार्ट पेशेंट, मतलब हार्ट के लिए। तो हार्ट पेशेंट जो होते हैं, कार्डियो पेशेंट जो होते हैं, उनके लिए पोटासियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं, एंजाइम व्हिच कन्वर्ट, ठीक है, ग्लूकोज टू इथेनॉल। यहाँ सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में घुमाएंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं, क्योंकि आप यहां से पढ़ के गए हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है यहाँ आपको, कौन सा ऐसा एंजाइम है, ठीक है, जो आपको ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, कुछ सबसे पहले तो हम यहाँ कवर करवा देते हैं आपको। यहाँ इथेनॉल बोला है, इथेनॉल मतलब समझ रहे हो कौन सा इथेनॉल, ये वो इथेनॉल है जो लोग पीते हैं। डिफरेंस ये होता है कि कुछ लोग इथेनॉल की जगह मिथेनॉल पी लेते हैं, और मिथेनॉल होता है क्या, मतलब वो बना तो रहे थे इथेनॉल, ठीक है, लेकिन बन गया क्या, मिथेनॉल। सी का बस चक्कर है, आपको पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपने पढ़ा होगा। तो सी इधर से उधर हो गया। तो जब वो बना रहे थे मिथेनॉल, इथेनॉल, बन गया मिथेनॉल, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल जो होता है जहरीला होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जहरीला इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो वहां आपको याद रखना है मिथेनॉल। अब क्वेश्चन तो पहला बात तो ये जहरीला होता है। दूसरा क्वेश्चन, ऊड एल्कोहल, यहां लिखा होगा ऊड एल्कोहल, तो ऊड एल्कोहल अगर लिखा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, आपका मिथेनॉल। और ये क्या होता है, जहरीला होता है। ये 2 पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ इथेनॉल का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको क्या क्या बोला जाता है, याद रखना, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल अगर अच्छे से बुक पढ़ते हो, सब आपको मिला होगा, इथाइल एल्कोहल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन मतलब क्यों, क्योंकि ये चावल से बना सकते हैं हम लोग, ग्रेन एल्कोहल। और इसका यूज हम लोग एज ए फ्यूल भी करते हैं, कहां, बायोडीजल में। ठीक है, तो इथेनॉल से इतना याद रखोगे, फॉर्मूला इसका मस्ट है C2H5OH। OH किसको बिलोंग करता है, एल्कोहल ग्रुप को, तो C2H5OH, आपको ये चीज याद रखना है।
अब हम आते हैं ग्लूकोज पे, उसके बाद हम आंसर पे भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो इसी से बनेगा आपका। ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बॉडी में 75% जो एनर्जी हमें मिलता है वो आपको सिर्फ ग्लूकोज से मिलता है। अगर 1 ग्राम अगर आप ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन ग्लूकोज पे, सबसे पहले ग्लूकोज देखते, ग्लूकोज बनता कैसे, उस पर कितने कितने क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। सबसे पहले देखो जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, बॉडी में कुछ भी खाते हो, ठीक है, तो फाइनली वो किस में जाता है? ग्लूकोज में जाता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था ग्लूकोज से? ये पूछा गया था, इस बार अगर आप बीपीएससी में अगर आप दियो कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज, C6H12O6 याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन शुरू होता है, ठीक है, वो कहां से होता है? हमारे मुख से होता है। तो याद रखिएगा जो प्रोटीन का पाचन है वो पेट से शुरू होता है, बट जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज का पाचन है वो हमारे मुख से। ग्लूकोज का क्या पाचन होगा? ग्लूकोज तो लास्ट वाला स्टेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के, ठीक है, लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है, ठीक है। अब एक रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं जो आप सबको एकदम गांठ बांध के रखना है, 2 रिएक्शन जो आपको एकदम याद करके रखना है, ठीक है। एक चीज देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो जो 2 रिएक्शन आपको याद करके रखना है वो है आपका, पहला याद रखोगे ये वाला रिएक्शन, क्या रिएक्शन आपका कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है, 6CO2 6H2O, यहां हम लोग देंगे सनलाइट और नीचे होगा हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। ये हो गया 6CO2 6H2O और यहां हो गया सन, ये हो गया क्लोरोफिल, और ये कहां हो रहा है? पत्ता में हो रहा है, ठीक है, पत्ता लिप्स में हो रहा है। और यहां जो आपका निकलेगा ये निकलेगा C6H12O6 प्लस 6O2। अब यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो आपका ग्लूकोज होता है। तो जैसे कि हम लोग प्लांट लगाते हैं, ठीक है, कुछ कोई भी चीज हो पहला खुद देखता है वो, तब वो आपके बारे में सोचेगा। तो जो प्लांट है पहले खुद का वो खाना बना लेता है, वो ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है। और तो मेन प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है? तो याद रखना है आपको, ग्लूकोज होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट, जो सेकेंड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। इतना समझ में आया? और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्योंकि आपको पता है जो आपका एक जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें अपाचय भी होता है उपाचयन भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला याद रखना ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो आपका वाटर का होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन याद रखिएगा, रिडक्शन जो होता है आपका CO2 का होता है, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप याद रखोगे। और जो क्लोरोफिल जो यहाँ यूज होता है वो आपका सन का रेस को अवशोषित करने के लिए यूज होता है। इतना याद रखेंगे। पहला एक रिडॉक्स रिएक्शन है, दूसरा ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक, ये भी पूछा गया है। इंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? यहाँ जो आपका जो हीट है, ठीक है, अवशोषण हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। प्राइमरी प्रोडक्ट इसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है आपका H2O का होता है, ठीक है। प्लीज इतना याद रखिएगा और इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहले इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा जाइमस। अब कैसे? तो देखो इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि C6H12O6 और इंजाइम आपने लगा दिया जाइमस, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, किसमें चल जाएगा? इथेनॉल में। इथेनॉल क्या होता है? पीने वाला, C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको उल्टा करना है तो क्या कर दोगे आप? इन्वर्टिस एंजाइम, इन्वर्टिस एंजाइम जो कि आपका ए में दिया हुआ है। तो हमें ग्लूकोज को किसमें डालना था? इथेनॉल में। तो हमने क्या किया? जाइमस एंजाइम यूज कर लिया। अब जो ध्यान से देखना, ठीक है, जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, अब ध्यान से देखना। सबसे पहला जो आपका ग्लूकोज है, बॉडी में भी ग्लूकोज यूज होगा, C6H12O6, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमने लिया, ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो पूछा गया था कि जो ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोल, ये शायद हमने गलती लिख दिया, थोड़ा स्पेलिंग सही लिखना है, ठीक है, जो लिखना है सही लिखना है। तो C6H12O6, ठीक है, ये हो गया आपका 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसका क्या होता है? आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ध्यान से मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूं, उसके बाद आप ध्यान से समझना, ठीक है।
तो ग्लाइकोलाइसिस ये कहां होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, जिसको आप लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। और ये जो होगा, ये जो ग्लूकोज है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा। और ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा, आपका साइटोप्लाज्म में होगा, सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो टूटेगा, ये टूटेगा आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल में टूटेगा। ठीक है, पायरुविक 2 मोल और पायरुविक अम्ल में टूटेगा। और ये जो 2 पायरुविक अम्ल है, ठीक है, अब क्या होगा, एक क्या होगा आपका क्रैब साइकिल होगा। और ये क्रैब साइकिल कहां होता है, तो आपको याद रखना है क्रैब साइकिल जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा आपका 38 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अब यहां ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। सबसे पहले आप खाना खाओगे, ठीक है, आपने ग्लूकोज, फाइनली आपका जो लास्ट यूनिट जो बटेगा कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या होगा, हर एक सेल में पहुंचता है। सेल में पहुंचने के बाद, ठीक है, जो सबसे पहले इसका होगा, वो ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया तो याद रखना साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में होता है। आई थिंक इसको जीव द्रव्य ही बोला जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य होता है। उसके बाद हम लोग अगर आगे चले, ठीक है, अगर हम लोग आगे चले तो उसके बाद जो होता है, इसका ये 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। और ये जो 2 पायरुविक अम्ल जो है, ये फर्दर इसके साथ क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था जो क्रैब साइकिल होता है, ये कहां होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और फाइनली 38 एटीपी, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है वो 38 एटीपी में होता है। और वो हमारे बॉडी में आता है, इसलिए हम लोग एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। वो हमारे बॉडी में आता है और हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है जब ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने समझा दिया है। क्वेश्चन यही पूछा गया था दरोगा वाला में कि जो क्रैब साइकिल होता है ये कहां होता है। और एक में पूछा गया था किसी दूसरे एग्जाम में कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एक आपको मैंने जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन कराया वहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, बाकी आप यहां समझ सकते हो। ये आपका जाइमस हो गया, जाइमस का उल्टा इन्वर्टिस हो गया। अब ये जो माल्टेस है, माल्टेस याद रखिएगा। ठीक है, माल्टेस, तो ये माल्टेस जो है ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस याद रखना जो माल्टेस जो होता है, ठीक है, सॉरी, माल्टेस जो होता है बेसिकली जो माल्टोज को तोड़ता है। और माल्टोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, आपका डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो मेनली आपको इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाना। उसी तरीके से डाइस्टेज क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कम से कम इतना तो समझ के रखोगे ना कि ये सब कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, बाकी धीरे धीरे सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर था जाइमस था। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपका जो पीएच होता है विनेगर का, विनेगर याद रखिएगा, विनेगर जो होता है, ठीक है, सिरका, तो मैंने क्या बताया था, सिरका, सिर क्या है, 3 है, 3 भाग होता है सिर का, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। कुछ याद रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना जो पूछा गया था आपका ये असाइनमेंट्स में कि जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो पेट में बनता है उसका पीएच कितना होता है, तो याद रखना 2.5। बट अगर आपको पूछे कि पेट में कौन सा एसिड बनता है, ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो आपको याद रखना HCl। और HCl को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्यूटेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किससे, ब्यूटेरिक एसिड के नाम से जाना। तो पीएच किसका, ये पीएच मैंने लिखा है गैस्ट्रिक जूस का। ठीक है, और अगर बोले नींबू जो होता है इसका कितना होता है, ठीक है, तो नींबू का जो होता है आपको याद रखना है 2.4। ठीक है, हमारा यूरिन जो होता है, ठीक है, उसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है जो यूरिन होता है उसका जो होता है हमारा 6 होता है। ठीक है, यूरिन कौन बनाता है, जल्दी नीचे कमेंट करोगे आप लोग। ठीक है, हमारे बॉडी में यूरिन कौन बनाता है। और जो चौथा होता है आपका, ठीक है, यूरिन हो गया आपका। अगर आंख का आंसू बोले, ठीक है, आंख का आंसू बोले या बोलते हैं ना खून के आंसू रोना। ठीक है, अगर आपको बोले खून के आंसू रोना, तो खून के आंसू तो मतलब ब्लड का, ठीक है, ब्लड का प्लस, अगर मैं बोलूं ब्लड प्लस में अगर आपको बोलूं आंसू, टीयर, तो इसका जो पीएच होता है, ठीक है, इसका जो पीएच होता है, ठीक है, आपको याद रखना है टीयर मतलब आंसू, तो 7.4 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी में, ठीक है, रेलवे वाला में, कि मुख का पीएच, ठीक है, कितने से नीचे हो जाएगा तब हमारा दांत जो है कोरिजन होने लगेगा, मोटलिंग होने लगेगा। तो याद रखना 5.5 से अगर नीचे हो गया हमारा मुख का पीएच, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोरिजन, मोटलिंग होने लगेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पीएच स्केल जो था उसका डिस्कवर किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, अब बीच में 7 होता है जो कि
उदासीन होते हैं। एक और याद रखिएगा, हाँ, जो समुद्र का जो पानी होता है उसका पीएच कितना होता है, तो 8.5, कितना 8.5। और एक चीज, कुछ लोग स्मार्ट लोग कमेंट करेंगे कि सर इतना नहीं, कुछ नहीं, जो बोल रहा हूं उसको याद रखना है कि डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये रेंज वेरी होता है, बट ये वो मैंने लिखा है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है, इतना यहां से याद रखना। ठीक है, 1 घंटा होने वाला है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको याद रखना है वो है आपका पहला क्वेश्चन। तो यही पूछा गया था, अगर आपको पता हो कि पहला जो ऑर्गेनिक, ठीक है, जो यौगिक जो आपके लेबोरेटरी में बनाया गया था वो क्या था, तो आप सबको पता है वो है आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया। ठीक है, याद रखिएगा क्या, वो है आपका यूरिया। दूसरा पूछा गया था 6 बीपीएससी में, पेपर उठा लेना, देख लेना कि जो यूरिया है इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा इसमें तत्व है। तो फॉर्मूला आपको बस याद रखना है CONH2CO। ठीक है, ये फॉर्मूला है CONH2CO, ये किसका फॉर्मूला है, आपके यूरिया का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखोगे, जो यूरिया में, ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन में आपका होगा 46.6 या 47 होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, यूरिया आपको याद रखना है, ये चीज, इसका आंसर यूरिया हो जाएगा। इतना ही रखते हैं इसमें। मीथेन याद रखिएगा, एक चीज मैं समझाता हूं आपको, मीथेन जो है ना गैस खराब नहीं है, एकदम क्या गैस है, एकदम अच्छा गैस है, बट प्रॉब्लम इसका ये है कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो याद रखना मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये दलदली वाला इलाका से निकलता है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिए, जो मीथेन जो है, मीथेन जिसको हम लोग CH4 लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा बायोगैस होता है, सॉरी, जो आपका गोबर गैस होता है, उसका गोबर गैस का जो मेन जो आपका जो गैस होता है उसमें आपका मीथेन ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये खुद पोल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, बट ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है कि पूरा एनर्जी जो पूरा सन का रेज है उसको ट्रैप कर लेता है और वो बाहर ही नहीं जाने देता, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर को ये हीट कर देता है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस है। पहला ग्रीन हाउस गैस है, दूसरा आपका गोबर गैस का ये मेन प्लांट है, तीसरा ये मीथेन, ये आपको इसको हम लोग डैम्प गैस भी बोलते हैं या आपका मार्स गैस भी बोलते हैं, और चौथा आप याद रखिएगा, जो आपका जो धान का जो खेत होता है, ठीक है, जो धान का जो खेत होता है, राइस का खेत, जो भी हो, जो खेत होता है उसमें कौन सा गैस निकलता है, आपको याद रखिएगा मीथेन गैस निकलता है। लाइटर में बोले तो याद रखना उसमें ब्यूटेन है, एलपीजी में आपका ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा, ये है HNO3। ठीक है, HNO3 जो कि आपका किसमें, एक्वा रेजिया में मिलता है। ठीक है, एमोनिया सुपर इंपोर्टेंट, एमोनिया गैस, इसको आप कैसे भूल सकते हो। ठीक है, एमोनिया जो है ऑप्शन 4 को दिया होगा, उसमें पूछा होगा इसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा पानी में घुलनशील है, टिक मारोगे आप एमोनिया, क्यों, क्योंकि ये बना लेता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ, आपका पानी के साथ। एक क्वेश्चन और याद रखोगे जो पूछा गया था एमोनिया से, हाँ, ये पूछा गया था कि जो आपका जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो जो एक्सक्रीट करते हैं, जो अपना गंदगी निकालते हैं, किस फॉर्म में निकालते हैं, तो एमोनिया गैस में। हमने आपको पढ़ाया कि हम किस फॉर्म में अपना एक्सक्रीशन करते हैं, प्लीज बताइएगा, जो हम जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं बॉडी से वो किस फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, इसका इतना रहने देते हैं। ठीक है, ये कैसे चेंज हो गया, ये एक्चुअली कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब थोड़ा इसमें कुछ भी बैठ जाए ये चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा हो गया है, कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार 60 kg है, ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा, हर किसी लोग आंसर कीजिएगा, प्लीज बताइएगा। क्या इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, मैं फिर से बता दूं, यू विल बी नॉट अमोंग द टॉपर, यू विल बी अमोंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट में रहोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर मेहनत आप तक पहुंच रही है, अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बस आपसे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।